वो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कृषि फसल किसे कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों में हम खेत की तैयारी पढ़ चुके हैं, बुआई पढ़ चुके हैं जिसे बिजाई भी कहते हैं, और उर्वरक डालना ये भी हम पढ़ चुके हैं। उर्वरक खाद और उर्वरक में अंतर भी हम समझ चुके हैं। तो अगर आपने ये नहीं समझा तो से पहली वीडियो में आप देख लीजिए। तो आगे मैं कराऊंगा अब खाद के लाभ। खाद के जो फसलों में खाद डाला जाता है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो जैविक खाद क्या होता है, जो जीव जंतुओं के अवशेष से बनता है जिसे हम खाद कहते हैं। उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि खाद उर्वरक से अच्छी क्यों मानी जाती है, खाद के क्या लाभ हैं, वो आपने ये लिखने हैं। पहला है इसमें मिट्टी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है इसमें, मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है जिससे फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी मिट्टी जो है अधिक जल को अवशोषित करने लग जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। यानी मिट्टी बारीक हो जाती है और उसके अंदर रंध्र हो जाते हैं जिनसे गैस जो हैं वो आसानी से मिट्टी में आ जाती है। फिर उसके बाद इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी जो हम खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं या केचुआ खाद डालते हैं, केचुए की खाद को हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो जो ये डालते हैं ये इसमें जो मित्र जीवाणु हैं जैसे केचुआ है, कीड़े मकोड़े हैं, वो बढ़ जाती है उनकी संख्या, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। यानी जो मिट्टी है इससे अच्छी हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। तो खाद के ये लाभ हैं। ये उर्वरक से ये फायदे नहीं हैं जो खाद से हैं। तो खाद के लाभ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगला जो कृषि पद्धतियों में अगला भाग आता है जो वो आता है सिंचाई। तो सिंचाई में क्या होता है, सिंचाई क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसमें है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल आवश्यक है। पौधों की जड़ें जल का अवशोषण करती हैं जिसके साथ वो खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधों को जल देने की प्रक्रिया को ही हम सिंचाई कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि पौधों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो आपने बताना है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है और ये आवश्यकता जो है सिंचाई के द्वारा ही वो पौधे कर सकते हैं। अब हमारे पास सिंचाई की अनेक विधियां हैं, वो पढ़ लेते हैं। जो जल है, सिंचाई है, जो जल देते हैं हम पौधों को, वो उसका क्या काम है। वो एक तो जल जो है मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में जल के कारण होता है। यह फसल को पाड़ा का मतलब ठंड से बचाते हैं और गर्म हवा से भी ये रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। तो ये जल के कारण हैं क्यों हम सिंचाई करते हैं।
अब निश्चित अंतराल के पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो ये आपके पास सिंचाई की परिभाषा है। सिंचाई किसे कहते हैं? एक निश्चित अंतराल के बाद जब हम खेत में जल देते हैं, पौधों को जल देते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई जो होती है समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु के ऊपर निर्भर करती है। यानी हमें फसल हमने कौन सी उगाई है तो उसी हिसाब से हमें जल देना पड़ता है। किस मौसम में फसलें उगाई गई हैं, जैसे गर्मी में जो फसलें उगाते हैं उनको जल की आवश्यकता अधिक होती है, वो उनमें अधिक जल देना पड़ता है, सिंचाई बार बार करनी पड़ती है। लेकिन जो फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं उनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए उनकी सिंचाई बहुत कम की जाती है। 1 या 2 बार या 3 बार सिंचाई की जाती है रबी की फसलों की। लेकिन खरीफ की फसलों की सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। तो ये सिंचाई जो है फसल के ऊपर और मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अगर वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वर्षा होती रहती है। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत वो होते हैं जिनसे हम जल फसल को देते हैं, पौधों को देते हैं। तो जैसे कुएं हैं, जलकूप हैं जिसे नलकूप भी बोलते हैं, तालाब हैं, झील हैं, नदियां हैं, बांध हैं और नहर हैं। ये जल के स्रोत हैं, इन्हीं से हम फसलों को पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के ये स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। ये सिंचाई के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं। अब सिंचाई के भी हमारे पास परंपरागत स्रोत और आधुनिक स्रोत हैं, आधुनिक तरीके हैं। तो पहले हम परंपरागत तरीके देख लेते हैं। कुओं, झीलों और नहरों में जो उपलब्ध जल है उसको निकालकर खेतों में पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपके पास पहले क्या करते थे, मवेशी, मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे। यह रस्से हैं, सस्ते होते थे परंतु बहुत कम दक्ष होते थे, यानी इनसे काम बहुत कम होता था। विभिन्न परंपरागत स्रोत जो हैं हमारे पास है, जैसे मोट है, ठीक है, मोट, घिरनी, तो ये चेन पंप, डेकली, रहट, ये हमारे पास पहले परंपरागत स्रोत होते थे। मोट या घिरनी होती थी, ठीक है, चेन पंप होता था, डेकली होती थी, रहट होता था। तो इनको हम चित्र में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, जैसे मोट है, ये आप देख रहे हो, इसमें ये व्यक्ति जो है, ये घिरनी लगी हुई है इसमें कुएं के ऊपर, और व्यक्ति पानी को निकालता है बाहर घिरनी रस्से के द्वारा। रस्से के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है, तो इसको वो कर लेता है, इसे मोट कहते हैं। रस्सी को खींच के जब हम पानी निकालते हैं तो वो मोट कहलाती है। आगे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये चेन पंप होता है, इसमें चेन लगी होती है। इस चेन के द्वारा इस व्हील को घुमाते हैं और इस पे ये बाल्टी जो लगी हुई है वो जब नीचे से आती है ऊपर, तो ये पानी की भर के आती है और ये पानी बाहर निकलता रहता है, खेतों में चला जाता है। तो इसे चेन पंप कहते हैं। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हो, ये डेकली है, इसमें उत्तोलक भी इसे बोलते हैं, और इसमें एक लकड़ी लगी होती है, एक सिरे पे बाल्टी पानी की होती है, तो दूसरे से नीचे दबाते हैं तो ये बाल्टी पानी की भर के ऊपर आ जाती है और इसको हटा के खेत में डाल देते हैं। तो ये डेकली है,
पहले ये हाथों से काम किया जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे पशुओं की भी सहायता इसमें लेनी शुरू कर दी थी। ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये रहट है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है एक बैल है जो इस रहट को चला रहा है, और ये रहट के ऊपर लगी हुई घिरनी जो है, ये पहिया जो है ये घूमने लग जाता है, और इसके ऊपर जो ये बाल्टी हैं, डिब्बे लगे हुए हैं, ये पानी को भर भर के नीचे से बाहर निकालते रहते हैं। ये घूमता रहता है और बैल इसको घुमाता है, इसे रहट कहते हैं। तो इस प्रकार पशुओं की सहायता भी सिंचाई की विधि में ली जाती थी। आगे है आपके पास ये सिंचाई की विधि है, परंपरागत तरीके हैं। आगे हमारे पास है सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। जिन विधियों का हम आज के समय में उपयोग करते हैं उन्हें आधुनिक विधियां कहते हैं। इसमें सबसे पहले मुख्य विधि जो है छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम या फुहारा विधि भी इसे बोलते हैं, छिड़काव विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग हम उन क्षेत्रों में अधिक करते हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, पानी की बहुत कमी है और रेतली भूमि है, जहाँ पे उन फसलों में हम फुहारा विधि करते हैं। इसमें हम खेत में क्या करते हैं, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, फुहारे लगा देते हैं, पाइपलाइन के द्वारा जगह जगह फुहारे लगा देते हैं, और जब पानी इस पाइप में से आता है तो पूरे खेत में फुहारों के द्वारा पौधों में वर्षा के रूप में जल गिरता है। इस विधि में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए ये अच्छी विधि मानी जाती है। फुहारा विधि या छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम। अगली विधि जो है हमारे पास ड्रिप तंत्र विधि है या ड्रॉप सिस्टम है। इस विधि में जल जो है बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि को सबसे अच्छी विधि माना जाता है, ड्रिप तंत्र विधि। इस विधि का उपयोग भी हम उन स्थानों पे करते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, पानी बहुत कम है। तो उन क्षेत्रों में हम इस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, फसलों में बूंद बूंद करके उनकी जड़ों में पानी गिरता रहता है, और पानी सीधा पौधे की जड़ में ही जाता है, इसलिए पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। इसमें भी हम पाइपलाइन बिछाते हैं और पौधे की जड़ के पास हम पाइप में छोटा सा छेद कर देते हैं, जिससे पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में गिरे। तो इस प्रकार से ये ड्रिप तंत्र होता है, बहुत अच्छा तंत्र है। इसमें पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और पौधे को पानी मिलता रहता है। आगे है हमारे पास खरपतवार से सुरक्षा, यानी कृषि पद्धतियों में जो अगली पद्धति है वो खरपतवार से सुरक्षा होती है। अब खरपतवार होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। खरपतवार होता है कि फसलों में, खेत में कुछ अवांछनीय प्राकृतिक रूप से पौधे उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार की आप परिभाषा ये लिखोगे कि खेत में कई अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, इसे खरपतवार कहते हैं। अवांछनीय पौधे क्या होते हैं, जिन पौधों की हमें इच्छा नहीं होती उन्हें अवांछनीय पौधे कहते हैं। अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ अपने आप उगाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में घास भी बोल देते हैं, जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं और वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। आपके पास प्रश्न आता है, निराई किसे कहते हैं? तो निराई क्या होती है,
फसलों में से जो अवांछनीय पौधे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो निराई हटाने के लिए, निराई करने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए हम अनेक विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे हाथ के साथ भी उखाड़ लेते हैं, या कई मशीनें भी आती हैं जो फसलों के अनुसार हम उनका उपयोग करके उनसे खरपतवार को हटा लेते हैं। और कई बार हम खरपतवारनाशी दवाई भी छिड़कते हैं, जिससे फसलों के अंदर जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फसल के पौधे सही रहते हैं, उनको नुकसान नहीं होता। उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जो दवाई का छिड़काव करते हैं खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपके पास है खरपतवारनाशी किसे कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खरपतवार को नियंत्रण करने में किया जाता है उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे आमतौर पर जो उपयोग किया जाता है 2,4-D होता है। 2,4-D यानी 2,4-D, इसको अंग्रेजी में 2,4-D बोलते हैं। तो ये एक बहुप्रचलित खरपतवारनाशी है। इसका उपयोग खेतों में छिड़काव कर देते हैं, जिससे खेतों में उपस्थित खरपतवार के पौधे मर जाते हैं, लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारे से, स्प्रे पंप से खेतों में छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। आगे है, जो खरपतवारनाशी होता है उसका छिड़काव हम जो खरपतवार है उसके फूल और बीज बनने से पहले कर देते हैं, तभी उसका फ़ायदा है। जब वो छोटा होता है, खरपतवार उगने लगता है, तो तभी कर देते हैं। और खरपतवारनाशी जो होता है वो जहर होता है एक तरह से। अगर किसान के शरीर के अंदर वो किसी तरह से चला जाए तो उससे किसान की मौत भी हो सकती है, या किसी जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन रसायनों का उपयोग करने में हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें स्प्रे करते समय अपने मुंह और नाक को कपड़े से अच्छी तरह से ढकना चाहिए, और गंदे हाथों को, दवाई वाले खरपतवारनाशी दवाई वाले हाथों को हमें अपने मुंह या शरीर के किसी अंग से टच नहीं करना चाहिए। दवाई छिड़कने के बाद हमें अच्छी तरह से अपने हाथों को साबुन के साथ धोना चाहिए, अपने शरीर को साफ करना चाहिए, नहाना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। फिर खरपतवारनाशी के बाद हम क्या करते हैं, अब अगला जो है हमारा वो फसल की कटाई आ जाती है। फसल की कटाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। फसल की कटाई क्या होती है, फसल की कटाई भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो उसे काटना कटाई कहलाता है। तो कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं, या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, तो उसे हम फसल की कटाई कहते हैं। तो फसल लगभग 3 से 4 महीने में पक कर जब तैयार हो जाती है, जब उसमें अनाज आ जाता है, तब हम उसकी कटाई करते हैं, उसे फसल की कटाई कहते हैं। पहले हम फसल की कटाई दरांती से करते थे, हाथ के साथ फसल को काटते थे, लेकिन अब हमारे पास मशीनें आ गई हैं। मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर, इसका उपयोग फसल काटने में करते हैं। काटी गई फसल को, बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य थ्रेसिंग मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे साधारण भाषा में हम हड़म्बा, या जब हम फसल की कटाई और थ्रेसिंग दोनों इकट्ठे करते हैं तो वो कंबाइन मशीन होती है। कंबाइन का मतलब है
जिसमें कटाई और गुड़ाई या थ्रेसिंग इकट्ठे कार्य हो, उसे कंबाइन मशीन कहते हैं। तो कंबाइन मशीन जो होती है वो फसल की कटाई भी करती है और भूसे को अनाज से अलग भी कर देती है। इसे हम थ्रेसिंग मशीन या कंबाइन कहते हैं। आगे है, ये देखिए चित्र में आपको कंबाइन मशीन दिखाई गई है। ये खड़ी फसल को काट लेती है और उसे अनाज को भूसे से अलग कर लेती है। अनाज इसमें एक टैंक बना होता है, उसमें ये भंडारण हो जाता है अनाज का, और जब वो भर जाता है तो उसको किसी ट्रॉली वगैरह में डाल दिया जाता है। इस प्रकार कंबाइन जो है वो फसल से अनाज को अलग कर देती है। पहले समय में लगभग 20 साल पहले हम इस मशीन का उपयोग किया करते थे, जब कंबाइन नहीं आई थी। तो ये फटकने वाली विनोइंग मशीन है। इसमें हम डंडियों के साथ फसल के डंडियों को अनाज के साथ इसमें डाल देते थे, तो वो भूसा अलग करती थी और अनाज अलग हो जाता था। यानी ये उसको फटकती थी, उसकी पिटाई करती थी, जिससे अनाज और भूसा अलग हो जाता था। तो ये विनोइंग मशीन है। अब 3-4 महीने की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, फसल की कटाई होती है, तो किसान खुश होता है और हर्ष उल्लास में किसान कटाई पर्व मनाता है। तो उस समय किसानों के हृदय में उल्लास और खुशी होती है, अच्छे भाव आते हैं। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का होता है। जैसे हमारे पास जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। जैसे पोंगल है, बैसाखी है, तो ये पर्व वो मनाते हैं आपके पास। जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू कुछ ऐसे पर्व हैं जो फसल तैयार के समय, कटाई के समय इनको लोग किसान मनाते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। फिर जब फसल कट के अनाज घर में आ जाता है या बहुत सारा अनाज होता है, सरकार भी अनाज को खरीदती है। मंडियाँ वगैरह जो खोली गई हैं वहाँ पे अनाज की खरीद होती है और सरकार उसका भंडारण करती है। तो भंडारण अगली प्रक्रिया आ जाती है। तो उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्य है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होगा। यानी उसको पानी भी नहीं लगना देना है, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से उसकी रक्षा करनी है। तो सबसे पहले हमें जो फसल के बीज होते हैं, अनाज होता है, उसको सबसे पहले सुखाना पड़ेगा। यानी बिना सूखे हुए अनाज को हम भंडारित नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो सकता है। उसके बाद हम भंडारण से पहले दानों को अच्छी धूप में सुखाएंगे और उसके बाद जब उसमें नमी में कमी आ जाएगी तो उसका भंडारण करते हैं। तो किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र होते हैं, टंकियां होती हैं जो उनमें करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिसे गोदाम कहते हैं। अनाज के गोदाम होते हैं। तो ये अगर किसान हैं जैसे या आम लोग हैं जो घरों में उन्होंने धातु की टैंकियाँ रखी होती हैं, उसमें वो डाल देते हैं, 1 साल के लिए अनाज का भंडारण कर देते हैं। तो अनाज का भंडारण करते समय सबसे पहले हमें अनाज को सुखाना पड़ेगा। फिर जब हम उसका भंडारण करते हैं तो उसमें हम नीम की पत्तियाँ या इस तरह से कोई वस्तु डाल देते हैं
या रासायनिक पदार्थ भी आते हैं जो अनाज को कीड़ा लगने से बचाते हैं, उसका डाल देते हैं और उसका भंडारण अच्छे से कर लेते हैं। और ऐसे स्थान पर हमें टंकी रखनी होती है जहाँ पे नमी ना हो। उसके बाद इस प्रकार से भंडारण करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर साइलो और भंडार गृहों में, गोदाम्स में अनाज को रखा जाता है। अब ये देखिए, ये आपको चित्र में अनाज भंडारण हेतु साइलो हैं। ये धातु के बहुत बड़े बड़े टैंक हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े गोदाम, साइलो बनाए जाते हैं जिनमें अनाज का भंडारण कर देते हैं और इसमें अनाज खराब नहीं होता। कई कई साल तक ये अनाज खराब नहीं होता। ये बहुत बड़े पैमाने पर इसमें अनाज का भंडारण करते हैं। और इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि जो भंडार गृह हैं, गोदाम हैं, उनमें अनाज को कैसे रखा जाता है। ये बोरियां होती हैं, जूट की बनी हुई होती हैं ये। इनमें अनाज भर के गोदाम में लगा दिया जाता है और ऊपर से उसको ढक दिया जाता है प्लास्टिक के पॉलीथीन से, या वो उनके ऊपर छत भी होती है गोदाम के, तो उनके अंदर बोरियों से इस तरह से अनाज लगा देते हैं। आगे है आपके पास पशुपालन किसे कहते हैं। जब हम पशुओं को घरों में या फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है, उसको बड़े पैमाने पे हम करते हैं, उसे पशुपालन कहते हैं। यानी जब पशुओं को बड़े पैमाने पर किसी कमाई के लिए, यानी अपने रोजगार के लिए हम पालते हैं तो उसे पशुपालन कहते हैं। जैसे भैंसों को पाला जाता है दूध के लिए, गायों को पाला जाता है दूध के लिए, या दूसरे पशुओं को भी पाल देते हैं, जैसे सूअर को पालते हैं या मछली पालते हैं। और इस तरह से ये पशुपालन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपके पास मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी मछली से हमें कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी होता है और वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आगे है, अध्याय ये ख़त्म हो चुका है। अब हम एक बार वो पढ़ लेते हैं जो हमने इसमें सीखा। तो आपने क्या सीखा इसमें? बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ता है, खेती बाड़ी के तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर जब हम एक ही किस्म के बहुत अधिक पौधे उगाते हैं उसे फसल कहते हैं। फिर रबी की फसल, खरीफ की फसल भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, जो सर्दी में उगाई जाती है उसे रबी की फसल बोलते हैं, जो गर्मी में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, उसे खरीफ की फसल बोलते हैं। फिर है आपके पास जुताई क्या होती है, मिट्टी को पोला करना, मिट्टी की जुताई कहलाती है। मिट्टी को समतल करना भी जुताई कहलाती है। फिर बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी फसल के लिए आवश्यक होता है। और बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और इसे सीड ड्रिल मशीन द्वारा इसकी बुआई की जाती है तो हमें फसल अच्छी मिलती है। फिर है मिट्टी के में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता के लिए उसमें कार्बनिक खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इससे फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद है उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई क्या होता है?
निराई होता है फसलों से अवांछनीय पदार्थों को हटाना, फसल को नुकसान पहुंचाए बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। फिर कटाई, पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों के द्वारा काटना, उसे कटाई कहते हैं। फिर थ्रेसिंग क्या होता है, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसको हम हाथों से भी करते थे पहले, फिर पशुओं के द्वारा करने लग गए और अब मशीनों के द्वारा करते हैं। फिर है बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। फिर पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये आ जाते हैं हमारे पास प्रमुख शब्द जो इस पाठ में आए थे, तो वो भी आपने कर लेने हैं। तो वो आपको दिखा देते हैं जो प्रमुख शब्द आए थे। तो इस अध्याय से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं, प्रमुख शब्द हैं, ये आपने कर लेने हैं बच्चों। कृषि पद्धतियाँ हैं, पशुपालन है, फसल किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद डालना, तो ये सभी, हल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार, खरपतवारनाशी और फटकना, तो ये सभी प्रमुख शब्द हैं, ये आपने कर लेने हैं। ये वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं, तो ये आपने करने हैं कॉपी में। उसके बाद आपके पास अभ्यास के प्रश्न हैं, ये भी आपने अपनी कॉपी में करने हैं। तो इनको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आइडिया, बाकी आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में जब हम पौधे उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ पे पहले आंसर में फसल आ जाएगा। फिर है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है, मिट्टी की तैयारी होती है बच्चों। तो ये आपने यहाँ पे भरना है सेकंड खाली स्थान में, मिट्टी की तैयारी। फिर उसके बाद अगला आपके पास प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं। क्या होता है उनके साथ, वो क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो पानी में तैरने लग जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस खाली स्थान में आपने भरना है तैरने लग जाते हैं, ठीक है। फिर है फसल उगाने से के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा खनिज आवश्यक हैं। तो इसमें जल और खनिज आ जाएगा। मिट्टी से हम क्या क्या लेते हैं पौधे, जल और खनिज लेते हैं। फिर अगला प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कॉलम ए और बी मिलान करनी है। तो ये क्या होगा, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। खरीफ की फसल आपके पास ई के साथ मिलेगा, धान तथा मक्के की फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। फिर रबी की फसल जो होती है गेहूं, चना और मटर होती है, ये आपने इसके साथ मिला देना है। फिर रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो यूरिया, सुपर फास्फेट हैं। और कार्बनिक खाद जो है आपके पास वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशोष है, ठीक है। तो और मवेशियों के चारे से भी एक तरह से खाद बन सकती है यदि वो गड़ सड़ जाए। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपने करना है कि खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल हमने अभी आपको पहले मिलान करो में आपको बताया है।
तो खरीफ की फसल में आपके ये उदाहरण है धान और मक्का जो आप देख रहे हो ऊपर। फिर रबी की फसल के उदाहरण है आपके पास गेहूं, चना और मटर। तो ये आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है। फिर उसके बाद आपके पास आगे प्रश्न है, शब्दों का एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, तो ये मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं? मिट्टी को हल के द्वारा या मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, टिलर के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा बारीक करना, उल्टना पलटना और पोला करने की प्रक्रिया और समतल करने की प्रक्रिया को हम मिट्टी तैयार करना कहते हैं। बुआई क्या होता है? मिट्टी तैयार करने के बाद जब हम बीज खेत में डालते हैं तो उसे बुआई कहते हैं। वो मशीनों के द्वारा भी होती है या हाथ के द्वारा भी होती है। फिर है निराई। निराई होती है फसलों से अवांछनीय पदार्थ जिन्हें खरपतवार कहते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मशीनों के द्वारा भी, या खरपतवारनाशी दवाई छिड़क के भी इसको निकाला जाता है। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसका उपयोग हम कंबाइन से ये कर सकते हैं या थ्रेसिंग मशीन से इसका को करते हैं। फिर आपके पास 5वां क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार अलग हैं। यानी खाद और उर्वरक में अंतर आपने लिखना है। ये वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, इससे पहली वीडियो में, वहाँ से आप देख लीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? ये भी मैं वीडियो में समझा चुका हूँ। जल संरक्षित यानी फसलों को पानी देने को सिंचाई कहते हैं। फिर है गेहूँ की खरीफ ऋतु में उगाए जाने, तो क्या होगा? अगर गेहूँ को हम खरीफ में यानी वर्षा ऋतु में उगाएं तो गेहूँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि गेहूं को पानी बहुत कम चाहिए। लेकिन वर्षा ऋतु में अधिक वर्षाएं होती हैं जिससे गेहूं की फसल खराब हो जाती है। फिर है खेत में लगातार फसल उगाएं तो मिट्टी पे क्या असर पड़ता है? अगर हम खेत में बार बार फसल उगाते रहें तो मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे अगली फसल जो है वो कम होती है। इसलिए हमें खेत को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। कुछ समय के लिए उसमें फसल नहीं करनी चाहिए जिससे उसके पोषक तत्व आ जाएं, या उनके अंदर खाद डालनी चाहिए, उर्वरक डालने चाहिए। फिर खरपतवार क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। खरपतवार को हम कैसे निकालते हैं? अवांछनीय पदार्थ हैं, जो अवांछनीय पौधे जो फसल में उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, और इनको नियंत्रण हम निराई के द्वारा करते हैं या खरपतवारनाशी के द्वारा करते हैं। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, सही क्रम में गन्ने की फसल उगाते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें गन्ने की फसल तैयार करने के लिए? तो उसके लिए देखिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें खेत की जुताई करनी है। ठीक है, खेत की जुताई करेंगे फिर मिट्टी तैयार हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है? मिट्टी को तैयार करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जुताई कर दी, फिर उसके बाद बुआई होगी, बीज बोना है। फिर जब बीज बो दिया तो उसमें सिंचाई करनी है, हमने पानी देना है। सिंचाई करने के बाद क्या होगा? सिंचाई करने के बाद हम उसमें खाद डालेंगे, खाद देते हैं। ठीक है, फिर खाद डालने के बाद जब वो गन्ना तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उसको शुगर मिल में, चीनी मिल में ले जाएंगे और फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये गन्ने की पूरी फसल का एक पूरा ब्यौरा दिया गया है, किस तरह से गन्ने की फसल तैयार होती है। उसके बाद आपके पास 11वें प्रश्न में आपको ये पहेली दी गई है। इस पहेली को आपने खुद सॉल्व करना है। जैसे आपने ऊपर से नीचे की ओर पहले नंबर पे सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ठीक है,
तो और नीचे आपको ये पहेली दी गई है, इसको आपने कंप्लीट करना है। भाई 1 नंबर पे क्या आएगा, तो जैसे हमारे पास 1 नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास रहट। क्या आएगा, रहट। इसी तरह से आपने बाकी ये पहेली पूरी करनी है। इसी के साथ ही बच्चों ये लेसन अध्याय पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप इस चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों को इसे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैंने कोशिश की है पूरी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी हर तरीके से जो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह जाती है बच्चों तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करना कि सर इस तरह से हमें ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताएं, तो मैं दोबारा से उसको बताऊंगा, आपकी हर क्वेरी को पूरा करूंगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।